वेलकम टू डे 14। आज हम पढ़ने वाले हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में कंप्लीट तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हियरिंग इम्पेयरमेंट होता क्या है। सबसे पहले हम एक बेसिक कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। हियरिंग का मतलब होता है ध्वनि को सुनने की नॉर्मल कैपेसिटी। जब इस कैपेसिटी में किसी भी लेवल पर कमी आ जाती है तो उसे हम हियरिंग लॉस कहते हैं। और जब ये कमी इतनी हो जाए कि कम्युनिकेशन, लैंग्वेज डेवलपमेंट या लर्निंग पर इफेक्ट पड़े तो इसे हियरिंग इम्पेयरमेंट कहा जाता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस समझ लीजिए। डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग सेम नहीं होते। डेफ लर्नर को नॉर्मल स्पीच सिर्फ हियरिंग एड से भी क्लियरली सुनाई नहीं देती और कम्युनिकेशन के लिए साइन लैंग्वेज या दूसरे सपोर्ट्स की जरूरत पड़ सकती है। जबकि हार्ड ऑफ हियरिंग लर्नर के पास कुछ रेजिडुअल हियरिंग होती है जिसे हियरिंग एड या असिस्टिव डिवाइसेस की मदद से काफी इंप्रूव किया जा सकता है। DRRR में RBWD एक्ट से भी क्वेश्चन आते हैं। इस एक्ट के अंडर हियरिंग इम्पेयरमेंट एक बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी में इंक्लूडेड है और एलिजिबल कैंडिडेट्स एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स ले सकते हैं। अब जब बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई है तो चलिए देखते हैं कि हियरिंग लॉस को किन किन बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है। DSSB में यहाँ से डायरेक्ट भी और केस बेस भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए सिर्फ नाम याद करना इनफ नहीं है, उनका कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है कॉज के बेसिस पर, कंजेनिटल या एक्वायर्ड। कंजेनिटल हियरिंग का लॉस मतलब बच्चा हियरिंग लॉस के साथ ही पैदा हुआ हो। इसके रीजन जेनेटिक डिसऑर्डर, प्रेगनेंसी के दौरान इन्फेक्शन जैसे रुबेला या फिर बर्थ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। दूसरी तरफ एक्वायर्ड हियरिंग लॉस जन्म के बाद होता है। इसके कॉमन कॉजेज है ईयर इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस, एक्सेसिव नॉइज एक्सपोजर, हेड इंजरी या ऑटोटॉक्सिक मेडिसिन। अगला क्लासिफिकेशन है साइट ऑफ लीजन और ये DSSB का फेवरेट एरिया है। यहाँ 4 टाइप्स याद रखने हैं: कंडक्टिव, सेंसोरी न्यूरल, मिक्स्ड और सेंट्रल हियरिंग लॉस। कंडक्टिव हियरिंग लॉस में प्रॉब्लम आउटर या मिडल ईयर में होती है, मतलब साउंड प्रॉपरली इनर ईयर तक नहीं पहुंच पाती है। वैक्स, ईयर इन्फेक्शन और ईयर ड्रम डैमेज इसके कॉमन एग्जांपल्स हैं। इस टाइप में मेडिकल ट्रीटमेंट या हियरिंग एड काफी बेनिफिशियल हो सकता है। सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस में डैमेज कॉक्लिया या ऑडिटरी नर्व में होता है। ये जनरली परमानेंट होता है। सीवियर या प्रोफाउंड केसेस में कॉक्लियर इम्प्लांट की रिकमेंडेशन दी जा सकती है। मिक्स्ड हियरिंग लॉस में नाम से भी क्लियर हो रहा है कि कंडक्टिव और सेंसोरी न्यूरल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। और सेंट्रल हियरिंग लॉस में ईयर नॉर्मल हो सकता है लेकिन ब्रेन साउंड को प्रोसेस करने में डिफिकल्टी करता है। ये कंपैरेटिवली रेयर है लेकिन कंसेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लैंग्वेज डेवलपमेंट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन देख लेते हैं: प्रीलिंगुअल, पेरीलिंगुअल और पोस्टलिंगुअल। अगर हियरिंग लॉस लैंग्वेज डेवलपमेंट होने से पहले हो जाए तो उसे प्रीलिंगुअल कहते हैं। इसमें स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती है। लैंग्वेज डेवलप होने के दौरान हियरिंग लॉस हो सकती है तो उसे पेरीलिंगुअल कहते हैं, और लैंग्वेज डेवलप होने के बाद अगर हो तो उसे पोस्टलिंगुअल हियरिंग लॉस कहते हैं। इसके अलावा यूनिलेटरल और बायलेटरल हियरिंग लॉस भी पूछे जा सकते हैं। यूनिलेटरल मतलब सिर्फ एक ईयर इफेक्टेड होना, जबकि बायलेटरल मतलब दोनों ईयर इफेक्टेड होना। आखिर में है टेम्पररी और परमानेंट हियरिंग लॉस का डिफरेंस। ईयर इन्फेक्शन की वजह से होने वाला हियरिंग लॉस टेम्पररी हो सकता है, जबकि कॉक्लियर डैमेज से होने वाला हियरिंग लॉस यूजुअली परमानेंट होता है। एक बहुत कॉमन MCQ पूछा जाता है जो मैं आपसे पूछ रही हूँ: इफ अ चाइल्ड हैज अ डैमेज इन द कॉक्लिया, विच टाइप ऑफ हियरिंग लॉस इज दिस? इसका आंसर होगा सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस। और अगर क्वेश्चंस में मिडल ईयर या ईयर ऑसिकल्स का मेंशन हो तो बिना कंफ्यूज हुए कंडक्टिव हियरिंग लॉस मार्क करिएगा। अब क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया है तो अगली स्लाइड में हम देख लेते हैं डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस और उसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस को डिटेल में। आपको बता दूं कि DSSB में सिर्फ DB रेंज याद करना इनफ नहीं है, आजकल क्वेश्चंस एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। इस लेवल के हियरिंग लॉस वाले लर्नर को क्लासरूम में किस तरीके के सपोर्ट की ज़रूरत होगी, इस टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसलिए हम डिग्री के साथ साथ एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस को भी अच्छे से समझेंगे। सबसे पहला है नॉर्मल हियरिंग। ऐसे लर्नर्स क्लासरूम की नॉर्मल कन्वर्सेशन आसानी से सुन सकते हैं और किसी स्पेशल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद आता है माइल्ड हियरिंग लॉस। ऐसे बच्चे धीमी आवाज़ या दूर से दी गई आवाज़ को, इंस्ट्रक्शंस को मिस कर देते हैं। अगर क्लासरूम में नॉइस हो, फैन चल रहा हो या टीचर बोर्ड की तरफ मुंह करके बोल रही हो तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर देते हैं। इसलिए इनके लिए फ्रंट सिटिंग और क्लियर स्पीच बहुत इफेक्टिव होती है। अगला लेवल आता है मॉडरेट हियरिंग लॉस। यहाँ नॉर्मल कन्वर्सेशन समझने में दिक्कत शुरू हो जाती है। हियरिंग एड की ज़रूरत पड़ सकती है और टीचर को विजुअल एड्स, रिटन इंस्ट्रक्शंस और रिपीटिशंस का यूज़ करना पड़ सकता है। उसके बाद आता है मॉडरेटली सीवियर और सीवियर हियरिंग लॉस।
ऐसे लर्नर बिना एम्प्लीफिकेशन के स्पीच को बहुत मुश्किल से ही समझ पाते हैं। हियरिंग एड्स, एफएम सिस्टम, स्पीच थेरेपी और स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है। इंक्लूसिव क्लासरूम में इनके लिए कम्युनिकेशन सपोर्ट और क्लासरूम मॉडिफिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे लास्ट लेवल है प्रोफाउंड हियरिंग लॉस। सबसे लास्ट है प्रोफाउंड हियरिंग लॉस। इसमें लर्नर को नॉर्मल स्पीच को सुनना लगभग असंभव सा हो जाता है। कम्युनिकेशन के लिए इंडियन साइन लैंग्वेज, टोटल कम्युनिकेशन या कॉक्लियर इम्प्लांट जैसे ऑप्शन कंसीडर किए जा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, हर प्रोफाउंड हियरिंग लॉस वाले लर्नर को कॉक्लियर इम्प्लांट नहीं दिया जा सकता। डिसीजन ऑडियोलॉजिस्ट और ईएनटी स्पेशलिस्ट की असेसमेंट के बाद ही किया जाता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस और इंटेलिजेंस का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है। बहुत बार स्टूडेंट्स ये मिसकंसेप्शन रखते हैं कि सीवियर हियरिंग लॉस होने का मतलब है आईक्यू लो होना। ये बिल्कुल गलत है। इंटेलिजेंस नॉर्मल हो सकती है, चैलेंज कम्युनिकेशन और लैंग्वेज एक्सपोजर का होता है। क्लासरूम एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। मान लीजिए 2 स्टूडेंट्स हैं, दोनों को हियरिंग लॉस है। एक को माइल्ड हियरिंग लॉस है और दूसरे को प्रोफाउंड हियरिंग लॉस है। क्या दोनों को सेम टीचिंग स्ट्रेटजीज देनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। पहले लर्नर के लिए सिर्फ फ्रंट राइटिंग और क्लियर इंस्ट्रक्शंस काफी हो सकते हैं, जबकि दूसरे लर्नर के लिए इंटरप्रेटर, साइन लैंग्वेज, असिस्टिव डिवाइसेस, इंटेंसिव लैंग्वेज सपोर्ट की जरूरत हो सकती है। यही इंडिविजुअलाइज सपोर्ट इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए एसेंस बनता है। अगर एमसीक्यू में पूछा जाए विच लर्नर इज मोस्ट लाइकली टू बेनिफिट फ्रॉम प्रेफरेंशियल सीटिंग अलोन, तो आंसर होगा माइल्ड हियरिंग लॉस। और अगर क्वेश्चन में इंडियन साइन लैंग्वेज, इंटरप्रेटर या कोक्लियर इम्प्लांट का कंटेक्स्ट हो, तो सीवियर या प्रोफाउंड हियरिंग लॉस की तरफ सोचिएगा। अब जब डिग्री और एजुकेशनल इम्पैक्ट क्लियर हो ही गए हैं, तो अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर्स विद हियरिंग इम्पेयरमेंट। सबसे पहला है लैंग्वेज डेवलपमेंट। हियरिंग के बिना बच्चा नेचुरली लैंग्वेज एक्वायर नहीं कर पाता है, इसलिए वोकेबलरी लिमिटेड हो सकती है, सेंटेंस फॉर्मेशन में एरर हो सकते हैं और एब्स्ट्रैक्ट वर्ड समझने में डिफिकल्टी आ सकती है। लेकिन अगर अर्ली इंटरवेंशन और लैंग्वेज एक्सपोजर दे दिया जाए, तो ये डिफिकल्टीज काफ़ी हद तक कम की जा सकती है। दूसरा एरिया है कम्युनिकेशन। कुछ लर्नर स्पोकन लैंग्वेज यूज़ करते हैं, कुछ हियरिंग एड या कॉक्लियर इम्प्लांट की हेल्प से कम्युनिकेट करते हैं, और कुछ इंडियन साइन लैंग्वेज या टोटल कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं। एक स्पेशल एजुकेटर का रोल ये है कि प्रेफर्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन को रेस्पेक्ट करे। अब आते हैं एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स पर। रीडिंग कंप्रहेंशन और राइटिंग में डिफिकल्टीज देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि लैंग्वेज फाउंडेशन वीक हो सकती है। लेकिन मैथमेटिक्स या विजुअल स्पेशल टास्क में कई बार लर्नर अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब समझते हैं सोशल और इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर क्लासरूम इंक्लूसिव ना हो या पीयर कम्युनिकेट ना कर पाए, तो लर्नर आइसोलेटेड फील कर सकता है। इससे लो कॉन्फिडेंस, फ्रस्ट्रेशन या पार्टिसिपेशन कम हो सकता है। लेकिन अगर सपोर्टिव इन्वायरमेंट मिले और पीयर इंटरेक्शन से ये चैलेंजेस काफ़ी हद तक रिड्यूस किए जा सकते हैं। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए टीचर बोर्ड की तरफ मुंह करके पढ़ा रही हैं। हियरिंग इम्पेयरमेंट लर्नर बार बार पूछ रहा है कि मैम दोबारा बताइए। तो क्या प्रॉब्लम अटेंशन की है? ज़रूरी नहीं। हो सकता है लर्नर लिप रीडिंग नहीं कर पा रहा हो या वॉइस क्लियरली नहीं आ रही हो, इसलिए टीचर को लर्नर की तरफ फेस करके बोलना चाहिए और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बोर्ड पर भी लिखने चाहिए। अगर एमसीक्यू में पूछा जाए अ चाइल्ड विद हियरिंग इम्पेयरमेंट हैज़ एवरेज इंटेलिजेंस बट डिलेड लैंग्वेज, व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली रीज़न, तो इसका आंसर होगा लिमिटेड ऑडिटरी इनपुट लीडिंग टू डिलेड लैंग्वेज डेवलपमेंट, नॉट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ये डिफरेंस DSSS भी बार बार टेस्ट करता है। अब अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि कम्युनिकेशन अप्रोचेस कौन कौन से हैं। इस टॉपिक से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और क्लास बेस्ड सिचुएशन पूछी जाती है, इसलिए ये समझना जरूरी है कि किस लर्नर के लिए कौन सा अप्रोच ज़्यादा सुटेबल हो सकता है। सबसे पहले है ओरल मेथड। इस अप्रोच में फोकस स्पीच और लिप रीडिंग पर होता है, साइन लैंग्वेज का यूज नहीं किया जाता है। ये उन लर्नर्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है जिनके पास रेजिडुअल हियरिंग है और जो हियरिंग एड या कॉक्लियर इम्प्लांट का इफेक्टिव यूज कर सकते हैं। दूसरा है ऑडिटरी वर्बल थेरेपी AVT। इसमें चाइल्ड को अवेलेबल हियरिंग का मैक्सिमम यूज करना सिखाया जाता है। हियरिंग एड या कॉक्लियर इम्प्लांट के थ्रू लिसनिंग स्किल्स डेवलप करने पर एम्फेसिस होता है। पेरेंट रोल इस अप्रोच में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। याद रखिए AVT लिसनिंग फर्स्ट अप्रोच है। नेक्स्ट है ऑडिटरी ओरल अप्रोच। बहुत स्टूडेंट AVT और ऑडिटरी ओरल अप्रोच में कंफ्यूज हो जाते हैं। डिफरेंस ये है कि ऑडिटरी ओरल अप्रोच में हियरिंग के साथ लिप रीडिंग भी एक्टिवली यूज की जाती है, जबकि AVT में विजुअल क्यूज को मिनिमम रखने की कोशिश की जाती है। अब बात करते हैं टोटल कम्युनिकेशन की। नाम से ही क्लियर है कि कम्युनिकेशन के लिए जो भी इफेक्टिव हो उसका कॉम्बिनेशन करके यूज किया जाएगा। इसमें स्पीच, साइन लैंग्वेज, जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, फिंगर स्पेलिंग और हियरिंग डिवाइसेस सब इंक्लूड हो सकते हैं। ये अप्रोच इंक्लूसिव सेटिंग में भी काफ़ी कॉमन है। अगला है इंडियन साइन लैंग्वेज।
ये एक कंप्लीट लैंग्वेज है, सिर्फ हैंड जेस्चर्स का कलेक्शन नहीं है। इसका एक अपना ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। बहुत बार डीटर प्लस भी ये मिसकंसेप्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है। फिंगर स्पेलिंग का यूज तब किया जाता है जब किसी स्पेसिफिक नेम, प्लेस या टेक्निकल वर्ड को साइन लैंग्वेज में एक्सप्रेस करना हो। और क्यूड स्पीच एक विजुअल कम्युनिकेशन सिस्टम है जो हैंड क्यूज और लिप मूवमेंट को कंबाइन करता है ताकि सिमिलर लिप पैटर्न वाले साउंड को डिफरेंशिएट किया जा सके। अब एक क्लासरूम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए एक चाइल्ड कॉक्लियर इम्प्लांट यूज करता है और स्पोकन लैंग्वेज अच्छी तरह से समझ लेता है। दूसरा चाइल्ड प्रोफाउंड हियरिंग लॉस के साथ इंडियन साइन लैंग्वेज यूज करता है। क्या दोनों सेम कम्युनिकेशन अप्रोच ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं। कम्युनिकेशन अप्रोच चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, ना कि टीचर सेंटर्ड। एक अच्छा स्पेशल एजुकेटर वही है जो चाइल्ड की कम्युनिकेशन नीड्स के अकॉर्डिंग अपनी टीचिंग को मॉडिफाई करे। एग्जाम में अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, विच अप्रोच कंबाइंस स्पीच, साइन लैंग्वेज, जेस्चर एंड फेशियल एक्सप्रेशंस, तो इसका आंसर होगा टोटल कम्युनिकेशन। और अगर आपसे पूछा जाए, विच अप्रोच प्राइमरीली डेवलप्स लिसनिंग स्किल्स यूजिंग हियरिंग टेक्नोलॉजी, तो इसका आंसर होगा ऑडिटरी वर्बल थेरेपी। अब कम्युनिकेशन अप्रोचेस क्लियर हो गए हैं, तो अगली 2 स्लाइड्स में हम कवर करेंगे असेसमेंट ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट। असेसमेंट को हम मेनली 2 पार्ट्स में समझते हैं, स्क्रीनिंग असेसमेंट और डायग्नोस्टिक असेसमेंट। सबसे पहले बात करते हैं स्क्रीनिंग असेसमेंट की। स्क्रीनिंग का पर्पस डायग्नोसिस करना नहीं होता, बल्कि ये आइडेंटिफाई करना होता है कि चाइल्ड को फर्दर इवैल्यूएशन की ज़रूरत है भी या नहीं। सबसे सिंपल स्क्रीनिंग है विस्पर टेस्ट। इसमें एग्जामिनर धीमी आवाज में कुछ वर्ड्स या नंबर्स बोलता है और देखता है कि चाइल्ड उन्हें रिपीट कर पा रहा है या नहीं। ये एक बेसिक स्क्रीनिंग है, फाइनल डायग्नोसिस के लिए यूज नहीं की जा सकती। इसके बाद आता है OAE। ये न्यूबॉर्न हेयरिंग स्क्रीनिंग का सबसे कॉमन टेस्ट है। इसमें कोक्लिया के आउटर हेयर सेल्स की फंक्शनिंग चेक की जाती है। ये टेस्ट क्विक, पेनलेस और नॉन इन्वेजिव होता है। अगर न्यूबॉर्न OAE में पास नहीं करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा डेफ है। इसका मतलब है कि बच्चे को फर्दर टेस्टिंग की जरूरत है। हाई रिस्क न्यूबॉर्न बेबीज के लिए AABR ऑटोमेटेड ऑडिटरी ब्रेनस्टेम रिस्पॉन्स भी किया जाता है। ये ऑडिटरी पाथवे को स्क्रीनिंग करता है और स्पेशली निक्कू बेबीज में बहुत यूजफुल होता है। अब आते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट पर। ये कंफर्म करता है कि हियरिंग लॉस है या नहीं, और अगर है तो कितना है। सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है प्योटोन ऑडियोमेट्री। इसे हियरिंग थ्रेशोल्ड डेसिबल में मेजर किया जाता है। इसी रिपोर्ट के बेसिस पर माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर या प्रोफाउंड हियरिंग लॉस क्लासिफाई किया जाता है। इसीलिए PTA को हियरिंग असेसमेंट का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। अगला है स्पीच ऑडियोमेट्री। बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि PTA और स्पीच ऑडियोमेट्री सेम है, लेकिन नहीं। PTA बताता है कि चाइल्ड साउंड सुन सकता है या नहीं, और स्पीच ऑडियोमेट्री बताता है कि वो स्पीच को कितना समझ पा रहा है। फिर आता है टिम्फेनोमेट्री। ये हियरिंग टेस्ट नहीं है, बल्कि मिडल ईयर फंक्शन को इवेल्युएट करता है। अगर मिडल ईयर में फ्लूइड हो, ईयर ड्रम प्रॉपरली मूव ना कर रहा हो या स्टूकेन ट्यूब में प्रॉब्लम हो, तो टिम्फेनोमेट्री उसकी इन्फॉर्मेशन देता है। अगला इंपॉर्टेंट टेस्ट है ABR या फिर बेरा। इसकी फुल फॉर्म है ऑडिटरी ब्रेनस्टेम रिस्पॉन्स या ब्रेनस्टेम इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री। ये टेस्ट ऑडिटरी नर्व और ब्रेनस्टेम के रिस्पॉन्स को मेजर करता है। ये स्पेशली इन्फेंट्स, वेरी यंग एडल्ट्स या उन इंडिविजुअल्स के लिए यूजफुल है जो PTA में कोऑपरेट नहीं कर पाते हैं। और लास्ट में है ASSR। ये एडवांस टेस्ट है जो कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर हियरिंग थ्रेशोल्ड एस्टिमेट करता है और सीवियर प्रोफाउंड हियरिंग लॉस में काफी यूजफुल होता है। अगली स्लाइड में देखते हैं बिहेवियरल ऑडियोमेट्री एंड एजुकेशनल असेसमेंट, जहां एज वाइज असेसमेंट टूल्स और क्लासरूम असेसमेंट को प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझेंगे। इसमें सबसे पहला है BOA, बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन ऑडियोमेट्री। ये 0 से 6 मंथ के इन्फेंट के लिए यूज होता है। इस एज में बेबी इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर सकता है, इसलिए ऑडियोलॉजिस्ट लाउड साउंड प्रोड्यूस करके बेबी के नेचुरल रिस्पॉन्स को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे आई ब्लिंक, सकिंग स्टॉप होना, बॉडी मूवमेंट या स्टार्टल रिफ्लेक्स। याद रखिएगा, BOA ऑब्जर्वेशन बेस्ड टेस्ट है। इसके बाद आता है VRA, विजुअल रीइंफोर्समेंट ऑडियोमेट्री, जो 6 मंथ से 2 इयर्स के बच्चों के लिए यूज होता है। इसमें जब चाइल्ड साउंड की डायरेक्शन में देखता है या हेड टर्न करता है, तो उसे एक विजुअल रिवॉर्ड दिया जाता है, जैसे ब्लिंकिंग टॉय या एनिमेटेड लाइट। इसलिए इसका नाम विजुअल रीइंफोर्समेंट है। अगला है CPA, कंडीशनड प्ले ऑडियोमेट्री, जो 2 से 5 साल के बच्चों के लिए यूज किया जाता है। इस असेसमेंट में इस टेस्टिंग को गेम की तरह यूज किया जाता है, जैसे कि चाइल्ड साउंड सुनता है, उसे ब्लॉक बॉक्स में लगाना होता है या रिंग पैग में रखनी होती है। इससे चाइल्ड का इंटरेस्ट के साथ साथ कोऑपरेशन भी बढ़ता है और एक्यूरेट रिजल्ट मिलते हैं। इसको आप एक सीक्वेंस से याद कर सकते हैं, BOA, VRA, CPA, मतलब इन्फेंट, टोडलर और प्री स्कूल।
अब बात करते हैं एजुकेशनल असेसमेंट की। ये सिर्फ हियरिंग मेजर नहीं करते हैं, बल्कि ये देखते हैं कि हियरिंग लॉस का लर्निंग और क्लासरूम परफॉर्मेंस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। सबसे पहले क्लासरूम ऑब्जर्वेशन। टीचर ऑब्जर्व करता है कि चाइल्ड इंस्ट्रक्शन फॉलो कर पा रहा है या नहीं, पीयर इंटरेक्शन कैसा है, कम्युनिकेशन में क्या डिफिकल्टीज आ रही हैं। दूसरा है करिकुलम बेस्ड असेसमेंट, CBA। इसमें चाइल्ड को टेक्स्ट बुक्स या क्लासरूम करिकुलम के कंटेक्स्ट में असेस किया जाता है। इसका पर्पस मार्क्स देना नहीं, बल्कि लर्निंग गैप्स आइडेंटिफाई करना होता है। इसके बाद आता है लैंग्वेज असेसमेंट। इसमें रिसेप्टिव लैंग्वेज, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, वोकैबुलरी और सेंटेंस फॉर्मेशन इवैल्यूएट की जाती है। फंक्शनल असेसमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखा जाता है कि चाइल्ड रियल लाइफ सिचुएशंस में कैसे कम्युनिकेट करता है, डेली लिविंग स्किल्स कैसे यूज करता है। इंक्लूसिव एजुकेशन में ये असेसमेंट काफ़ी यूजफुल होते हैं। और सबसे लास्ट है IP रिव्यू। चाइल्ड की प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग उसके गोल्स और टीचिंग स्ट्रैटेजीज को रेगुलर इंटरवल पर रिव्यू और मॉडिफाई किया जाना चाहिए। इसे एक क्लासरूम एग्जांपल से समझ लेते हैं। क्लास 2 का लर्नर हियरिंग एड यूज करता है। PTA रिपोर्ट ठीक है, लेकिन क्लास में इंस्ट्रक्शन मिस कर देता है और डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। क्या सिर्फ ऑडियोलॉजिकल असेसमेंट काफ़ी है? नहीं, हमें क्लासरूम में ऑब्जर्वेशन, लैंग्वेज असेसमेंट और करिकुलम बेस्ड असेसमेंट भी करना होगा। इसी से हमें बच्चे की एक्चुअल एजुकेशनल नीड्स का पता चल पाएगा। अब असेसमेंट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, तो अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी और हियरिंग डिवाइसेस कौन कौन से हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे हियरिंग एड की। हियरिंग एड साउंड को एम्पलीफाई करता है, यानी कि आवाज़ को तेज बनाता है, ताकि चाइल्ड अवेलेबल हियरिंग को बेटर तरीके से सुन सके। इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि बिहाइंड द ईयर, इन द ईयर, इन द कैनाल एंड कम्प्लीटली इन द कैनाल। स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में जनरली BTE हियरिंग एड यूज किया जाता है, क्योंकि ये ड्यूरेबल होता है और मेंटेनेंस भी रिलेटिवली इजी होती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझेंगे। हियरिंग एड और कॉकलियर इम्प्लांट सेम चीज नहीं है। हियरिंग एड सिर्फ साउंड को एम्पलीफाई करता है, लेकिन अगर कोक्लिया की हेयर सेल सीवियर डैमेज हो चुके हैं और हियरिंग एड से सफिशिएंट बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तब कॉकलियर इम्प्लांट कंसीडर किया जा सकता है। इसे सर्जरी के थ्रू लगाया जाता है और डायरेक्टली ऑडिटरी नर्व को स्टिमुलेट किया जाता है। लेकिन याद रखिएगा, इम्प्लांट के बाद भी स्पीच थेरेपी और ऑडिटरी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है। इम्प्लांट लगते ही चाइल्ड नॉर्मल हियरिंग नहीं ले पाता है। अगला डिवाइस है BAHA, बोन एंकर्ड हियरिंग एड। ये उन लर्नर्स के लिए यूजफुल हो सकता है जिनको कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, यानी कि आउटर या मिडल ईयर का स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। इसमें साउंड बोन कंडक्शन के थ्रू इनर ईयर तक पहुंचाया जा सकता है। अब क्लासरूम में बहुत यूजफुल टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, FM सिस्टम। इसमें टीचर एक माइक्रोफोन पहनते हैं और लर्नर के हियरिंग डिवाइस तक के टीचर की वॉइस डायरेक्टली ट्रांसमिट होती है। इससे बैकग्राउंड नॉइज कम हो जाती है और चाइल्ड को स्पीच क्लियरली सुनाई देती है। इंक्लूसिव क्लासरूम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव सपोर्ट है। साउंड फील्ड सिस्टम भी सिमिलर पर्पज सर्व करता है, लेकिन इसमें आवाज़ पूरी क्लासरूम में स्पीकर्स के थ्रू इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है। ये स्पेशली तब यूजफुल होता है जब क्लास में एक से ज़्यादा चिल्ड्रन को हियरिंग सपोर्ट की ज़रूरत हो। आज के डिजिटल क्लासरूम्स में कैप्शनिंग, स्पीच टू टेक्स्ट ऐप्स, विजुअल अलर्ट सिस्टम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट असिस्टिव टेक्नोलॉजीज हैं। कैप्शन वीडियो हियरिंग इम्पेयर्ड लर्नर्स को लेक्चर समझने में मदद करते हैं और स्पीच टू टेक्स्ट ऐप्स टीचर की स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। एक क्लासरूम एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए क्लास 5 का लर्नर हियरिंग एड यूज कर रहा है, लेकिन क्लास में फैन और स्टूडेंट्स के शोर की वजह से वॉइस क्लियरली नहीं सुन पा रहा है। क्या हियरिंग एड चेंज करना ही सोल्यूशन है? ज़रूरी नहीं। अगर हियरिंग एड प्रॉपरली वर्किंग है, तो FM सिस्टम का यूज करके भी टीचर वॉइस डायरेक्टली लर्नर तक पहुंचा सकती है। ये ज़्यादा प्रैक्टिकल सोल्यूशन हो सकता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। अब हम बात करेंगे एडेप्टेशंस के बारे में। प्रेफरेंशियल सीटिंग सबसे पहला है। इसमें हियरिंग इम्पेयर्ड लर्नर को जनरली फ्रंट रो सीटिंग दी जाती है, ताकि वो टीचर के क्लोज बैठ पाए, और साथ ही चाइल्ड का फेस टीचर की तरफ होना चाहिए, ताकि वो लिप रीडिंग और फेशियल एक्सप्रेशन दोनों देख सके। दूसरा इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है टीचर पोजीशनिंग। कभी कभी बोर्ड पर लिखते हुए क्लास में इधर उधर चलते हुए कंटिन्यूसली मत बोलिएगा। पहले बोर्ड पर लिखिए, फिर स्टूडेंट की तरफ फेस करके एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि अगर टीचर का फेस विजिबल नहीं होगा तो लिप रीडिंग इम्पॉसिबल हो जाएगी। तीसरा पॉइंट है गुड लाइटनिंग। अगर क्लासरूम में लाइट टीचर के पीछे से आ रही है तो फेस पे शैडो पड़ जाती है और चाइल्ड फेशियल एक्सप्रेशन नहीं देख पाता है। इसलिए लाइटनिंग भी बहुत अच्छा कम्युनिकेशन का पार्ट बनती है। अब बात करते हैं बैकग्राउंड नॉइज। फैन, कॉरिडोर या शोर या कोई और बच्चे की बातचीत, ये सब डिस्ट्रैक्शन होती है। इसलिए जितना पॉसिबल हो सके अननेसेसरी नॉइज को रिड्यूस करिएगा। विजुअल सपोर्ट्स भी बहुत इफेक्टिव होते हैं, जैसे कि चार्ट्स, पिक्चर, डायग्राम, माइंड मैप्स, PPT। ये हियरिंग इम्पेयर लर्नर्स को कंसेप्ट समझने में मदद करते हैं। सिर्फ वर्बल एक्सप्लेनेशन पर डिपेंड मत रहिएगा। अगर वीडियो यूज़ कर रहे हैं तो कैप्शन वीडियोज़ यूज़ करिएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन सिर्फ बोलिएगा मत,
उन्हें बोर्ड पर भी लिखिएगा या प्रिंटेड हैंडआउट्स दीजिएगा। इसके अलावा लर्नर की किसी इन्फॉर्मेशन को मिस मत होने दीजिएगा। इंक्लूसिव क्लासरूम में पीयर बडी सिस्टम भी बहुत यूजफुल होता है। सपोर्टिव क्लासमेट नोट्स में हेल्प कर सकता है, ग्रुप एक्टिविटीज में हेल्प कर सकता है, कम्युनिकेशन ब्रिज का काम कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे, पीयर बडी सपोर्ट दे, डिपेंडेंसी ना क्रिएट करे। अब एक मॉडर्न कंसेप्ट देख लेते हैं, यूडीएल यानी कि यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। इसका मतलब ये है कि टीचिंग को शुरू से ही इसी तरीके से डिजाइन किया जाए कि मैक्सिमम लर्नर्स को बेनिफिट मिल सके। मतलब सिर्फ हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले चाइल्ड के लिए नहीं, सभी मतलब पूरी क्लासरूम के लिए ही ये एक्सेसिबल होना चाहिए, चाहे वहाँ पे कितनी भी डिसेबिलिटी वाले बच्चे हों या फिर वो जनरल बच्चे भी हो सकते हैं। इसी तरह डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है सबको सेम तरीके से पढ़ाना जरूरी नहीं है। किसी लर्नर को विजुअल सपोर्ट चाहिए, किसी को रिटन इंस्ट्रक्शन, किसी को रिपीटेड एक्सप्लेनेशन। गुड टीचिंग मीन्स फ्लेक्सिबल टीचिंग। अब बात करते हैं एग्जाम अकोमोडेशंस की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हियरिंग इम्पेयर्ड लर्नर्स को उनकी इंडिविजुअल नीड्स के अकॉर्डिंग इंटरप्रेटर, साइन लैंग्वेज सपोर्ट, रिटन इंस्ट्रक्शन या सुटेबल एग्जामिनेशन अकोमोडेशन प्रोवाइड किए जा सकते हैं एज पर एप्लीकेबल रूल्स, बच्चे का आईडी, यूडीआईडी कार्ड एंड बोर्ड की गाइडलाइंस। तो अब ये टॉपिक यहीं खत्म होता है और अब हम देखेंगे केस बेस्ड एमसीक्यूज। इस स्लाइड में आपको 4 एमसीक्यूज दिख रहे होंगे, आप इनके आंसर नोट कर लीजिए एंड देन हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं 3 एमसीक्यूज वहाँ भी है, आप उनका आंसर दीजिए एंड देन हम मैच करते हैं आंसर की के साथ और आप देखना कि आपका कितना स्कोर है। और अगर पॉसिबल हो तो मुझे अपना स्कोर एंड डाउट्स जरूर बताइएगा ताकि हम मिलके उन्हें सॉल्व कर सकें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। एंड हम डे 15 में करने वाले हैं विजुअल इम्पेयरमेंट, नेचर एंड असेसमेंट। So yeah, keep learning, keep growing, keep achieving. If you found this video helpful, then do like, subscribe and share and turn on notifications so you never miss any important lecture.